जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। मोहतरम जी, पुराने लेक्चर्स कवर किए, पिछले लेक्चर्स कवर किए हैं, नहीं किए वो मेरा चांद कर लो, ठीक है। 6 लेक्चर्स हैं वो कवर कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी प्यारे भाई, लेक्चर कवर कर लो, ठीक। अच्छा बच्चों, आप जरा बात गौर से सुननी है बच्चों। कल तक हमने जो बातें की थी मेरे प्यारे भाई वो क्या थी, बोले शाबाश। हमने आइए 16 पढ़ा, हमने रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस पे मेरे चांद बात की हमने प्यारे दोस्तों। इसके अलावा जी हमने कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस के बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा। फिर एक दफा जब एसेट आ गया उसके बाद उस एसेट पे कभी दोबारा खर्चा होगा या नहीं। एक दफा एसेट आपके पास आ गया, क्या दोबारा खर्चा हो सकता है या नहीं? जी हो सकता है बच्चों। एक को रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, एक को कैपिटल। अगर इन तीन में से कोई बात है, बहुत डिटेल में कल पढ़ाया था, फिर उसे कैपिटल एक्सपेंस कहेंगे, अदरवाइज क्या कहेंगे? बोलो शाबाश, रेवेन्यू एक्सपेंस। फिर बच्चों ये आपको एक एग्जांपल करवाई थी मेरे चांद, फिर मेरे चांद आपको डेप्रीसिएशन समझाई थी। डेप्रीसिएशन क्या होती है याद है बच्चों? फिर आपको रेजिडुअल वैल्यू के बारे में बताया था, ओ याद है? फिर आपको मेरे चांद ये रूल लिखवाए थे। डन है और डन है और डन है बच्चों। फिर आपको लाइफ के बारे में भी समझाया था। गुड हो गया बच्चों जी। इधर तक ही पढ़ा था, इधर तक ही पढ़ा था ना, इधर तक ही पढ़ा था ना। हाँ अच्छा, आगे है नहीं मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। क्या बच्चों? मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन में प्यारे दोस्तों हमने जिन मेथड्स पे बात करनी है, मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन पे बात कर लें। किस पे बात कर लें बच्चों? एक है स्ट्रेट लाइन मेथड मेरे प्यारे भाई, और दूसरा है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डन है जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को प्यारे भाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो स्ट्रेट लाइन में है ना मेरे प्यारे भाई, ये होता है नॉर्मली सेम हर साल का मेरे प्यारे भाई। एक्सपेंस क्या होगा? सेम। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल के एक्सपेंस क्या होगा? रिड्यूस होगा। चेंज नहीं करना, चेंज में इंक्रीज भी आता है और इंक्रीज और डिक्रीज दोनों। चेंज का मतलब तो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों होता है ना। स्पेसिफिक बात करनी है बच्चों। स्पेसिफिक बात यह है कि रिड्यूस होगा। क्या होगा मेरे चांद? डिक्रीज होगा। क्या होगा? अच्छा जी प्यारे भाई इधर आए। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्यारे भाई फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। और कल मैंने आपको बताया था कि एसीसीए वाले टोटल इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ का लफ्ज लिखते हैं, ठीक है ना। कल बताया था ना मैंने आपको जी, वो एक ही चीज समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैंने एज्यूम किया 100,000 है जी आपके पास, क्या बोलो शाबाश, कॉस्ट। 10,000 क्या है मेरे प्यारे भाई? रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू के दो और नाम कौन बताएगा? स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू, पता है ना जी। डिवाइडेड बाय बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? लाइफ है 5 साल, तो एक साल का एक्सपेंस कितना जी। आगे बच्चों मैंने कहा इसका एक और फॉर्मूला भी है, कॉस्ट पर डायरेक्ट क्या लगाएं मेरे प्यारे भाई? रेट। तो तब भी ये आ जाएगा। डन है बच्चों? दो फॉर्मूलाज डन है मेरे प्यारे भाई, डन है। आगे एक कॉन्सेप्ट है बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। किसका बच्चों? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब है मेरे चांद एक साल से ज्यादा के अरसे की डेप्रीसिएशन। तो भाई एक साल वाला फॉर्मूला आता है बच्चों आपको? 1,00,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5, एक साल का जवाब आ गया। अगर मैं आपसे कहूं 5 सालों का जवाब बताओ तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर दो बच्चों? 5 से। अगर मैं कहूं 2 सालों की डेप्रीसिएशन बताओ तो 2 से। अगर कहूं 3 सालों की तो 3। अगर कहूं 2.5 ईयर्स की तो 2.5 2.5। अगर कहूं 3.5 साल तो 3.5। डन है बच्चों जी। तो टोटल एसेट कितना डेप्रीशिएट हो गया बच्चों? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी आई मेरे चांद? ठीक है भाई, समझ आई? 90,000 कितनी बच्चों? अच्छा अगला सवाल मेरा प्यारे भाई, एसेट ने जितना इस्तेमाल होना है, जितना डेप्रीशिएट होना है भाई, वो कितना होना होता है डेप्रीशिएबल अमाउंट के मुताबिक। तो प्यारे दोस्तों डेप्रीशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, ऐसे ही है ना। तो भाई एसेट ने टोटल डेप्रीशिएट होना था 90,000, और इतना ही है। तो भाई एंड पर जाकर देखो कितना डेप्रीशिएट हुआ? 90,000। तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ रूल कल लिखवाया था, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ या टोटल डेप्रीसिएशन वो किसके बराबर होनी चाहिए? डेप्रीशिएबल अमाउंट के, ठीक है। और एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मेरे चांद बुक वैल्यू किसके इक्वल? जज़ाकल्लाह। बुक वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? ओहो जज़ाकल्लाह, वापस नहीं मैं लगा लेता हूँ। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बच्चों आपकी जो बुक वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? बोलो रेसिडुअल वैल्यू का। डन हो गया मेरे प्यारे भाई? भाई सही है। अच्छा भाई इधर देखो, अब आपकी कॉस्ट थी एसेट की कितनी? इधर देखो 1,00,000। एसेट टोटल डेप्रीशिएट कितना हो गया? 90,000। तो बुक वैल्यू एंड पर कितनी बनी? बुक वैल्यू का फॉर्मूला बताओ। कॉस्ट में से क्या निकाल लो बच्चों? अच्छा
लेट्स से एज्यूम, आसान करते हैं, शुरू में मेरे चांद हमारे पास जो एसेट था ना, कॉस्ट थी उसकी 1 लाख, कितनी थी 1 लाख, फिर 18,000 रुपया हमने डेप्रीशिएट कर दिया, अब कितनी बनी, अब बुक वैल्यू कितनी है, अब एसेट बुक्स में कितना आ रहा 82,000 का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एसेट डेप्रीशिएट हो रहा। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बच्चों एसेट टोटल डेप्रीशिएट कितना हुआ 90,000, अब बुक्स में कितना आ रहा है 10,000, क्यों, जितनी उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, क्योंकि शुरू में ही हमने इसको डेप्रीशिएट करते हुए माइनस कर दिया, जितना माइनस किया एंड पर वही जवाब आएगा। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है, डन है बच्चों जी। आज ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको शेयर किया जाएगा, आज यही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको, कल मैंने कहा था ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कल होगा कंप्लीट, आज हो जाएगा, आज ही आपसे शेयर करूंगा। डन है बच्चों, वो ठीक है, ऑनलाइन वाले इसको नोट करना है आप लोगों ने साथ साथ जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन समझ आ गई, बुक वैल्यू समझ आ गई बच्चों, बुक वैल्यू भी समझ आ गई। दूसरा मेथड है मेरे प्यारे दोस्तों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दूसरा क्या है बच्चों जी, फॉर्मूला है, खुद बताएं बच्चों, फर्क बताएं, खुद बताएं। उधर था कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, इधर क्या है, इधर आपकी किताबों में जो बुक वैल्यू आ रही है इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है प्यारे भाई, बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सही है बच्चों। हर साल गुजरने के बाद बुक वैल्यू रिड्यूस होगी या, बोलो शाबाश, बुक वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, कम, तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी मेरे प्यारे भाई क्या, कम। डन है बच्चों। इस मेथड में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जवाब फौरन नहीं आएगा, बल्कि एक शॉर्टकट है, बल्कि क्या है बच्चों, वो बाद में अप्लाई करते हैं, वो बाद में अप्लाई करेंगे, वो बाद में करेंगे अप्लाई। पहले क्वेश्चन जरा मैं आपको दिखा दूं, जरा अब मैं जरा कंपैरिजन कर लूं। भाई हमने परचेज किया है प्लांट, क्या किया, ऑन 1 Jan 2023 पे, कितनी का कॉस्ट कितनी है, ₹200,000, डॉलर करना है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 18%, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000, कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं और बुक वैल्यू बताएं, कितने सालों की बच्चों, पहले 3 साल, इन बोथ मेथड्स, इन बोथ। अब ये देखें हम ना एक फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, फिर डिस्क्रिप्शन और फिर क्या प्यारे दोस्तों, प्लांट। बच्चों डेट क्या है, बोलो शाबाश, 1 Jan 2023 पर डेट बताएं क्या है बच्चों, सॉरी डेट क्या है, डेट 1 Jan 23 पे 23 ही होगी, 1 Jan 2023 डेट। कॉस्ट कितनी है इस एसेट की, बोलो 2 लाख, वो 2 लिखा हुआ है, दो गलती से 2 लाख जी, 2 लाख मान लेना, 2 लाख जी। 31 दिसंबर 2023, एक साल गुजरने के बाद एसेट को जब डेप्रीशिएट किया तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% कितना आया, बुक वैल्यू कितनी आई। अब एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक होती है एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आएगा, और बच्चों बैलेंस शीट में एसओएफपी में क्या आएगा, एसेट आएगा, नॉन करंट एसेट, ये प्लांट नॉन करंट एसेट है ना, उसकी बुक वैल्यू। अब मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया, येलो वाला जो है ये हाईलाइट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और जो ग्रीन वाला हाईलाइट है ये कहां जाएगा, ओके सही है ना, रंग से याद रह जाएगा। अगला साल फिर बच्चों डेप्रिसिएशन कितनी है, बोलो 36,000, मजीद अब बुक वैल्यू इतने से क्या हो गई है, कम, फिर अगले साल की ये, फिर बुक वैल्यू क्या हो गई है बच्चों। डन है बच्चों, ऑनलाइन वाला नोट करना है आपने पॉज करके, डन है बच्चों, ठीक है। आगे अब इसका कंपैरिजन बच्चों मैंने करना है किसके साथ, बोलो, इसका कंपैरिजन मैंने किसके साथ करना है बच्चों, रिड्यूसिंग के साथ। अब सुनना, पहले साल की डेप्रिसिएशन सेम, क्यों, शुरू में तो एसेट की बुक वैल्यू और कॉस्ट क्या होती है, नए एसेट की बराबर ही होती है ना, किताबों में उतने का ही एसेट आएगा जितने का खरीदा। एक साल गुजरा, अब कितना है 164, फिर एक साल गुजरा, अब डेप्रिसिएशन कितनी है, अब बच्चों अब ये बुक वैल्यू, फिर एक साल गुजरा, अब डेप्रिसिएशन क्या है, अब रेट बुक वैल्यू पे लगना है, पिछले साल की बुक वैल्यू पे अगले साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, एक्सपेंस निकालने के लिए पिछले साल की बुक वैल्यू पे रेट लगाना है। डन, हर साल की बुक वैल्यू क्या होती जाएगी, बोलो शाबाश, कम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इधर तक बात समझ आ गई चांद, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई। किस मेथड से करें, इनका क्वेश्चन है सर अगर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ से करें तो कॉस्ट 1 लाख है, 2 लाख है, माइनस करें रेजिडुअल वैल्यू, कितनी थी रेजिडुअल वैल्यू इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू दी है मैंने, नहीं है रेजिडुअल वैल्यू 10,000, 2 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5 करें, सेम आएगा 36 ही आएगा, करके देखें, सेम आएगा। 190,000 डिवाइड 5 से करें ना, सेम आएगा। 36,000 नहीं आ रहा,
कितना आ रहा है? 1 मिनट, साल 3, ओहो साल 5 मैंने लिखा है, यूजफुल लाइफ 5 साल है। कितने साल? अच्छा लाइफ नहीं लिखी मैंने, यूजफुल लाइफ 5 साल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यूजफुल लाइफ 5 साल, लेकिन करनी कितने की है कंप्यूटर? 3 सालों की। वो उस फॉर्मूला से छोड़े, इससे बस रेट से ही कर लें, वो रेट निकालने में गलती होगी, रेट की कैलकुलेशन में मसला आ गया होगा बच्चों, कोई मसला नहीं जी, ठीक है। आप रेट निकालने में मसला आ गया होगा ना, 19% करना पड़ेगा शायद करके, जस्ट 17 पॉइंट समथिंग, फिर आएगा सही जवाब, ठीक है। वो छोड़ें, खैर रेट क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक है। अच्छा अब इसको करें एनालाइज करें, क्या करें बच्चों? दोनों को स्ट्रेट लाइन और बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को आमने सामने रखें। नहीं लड़ाई नहीं होती, करो एनालाइज मेरे प्यारे भाई, करो एनालाइज। बताओ किस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा है? पहले साल को छोड़ के स्ट्रेट लाइन में। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा, ये बताएगा, इधर देखो ना, अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी किस में ज्यादा? स्ट्रेट लाइन में। तो बुक वैल्यू किस में कम? जारी सी बात है स्ट्रेट लाइन में कम है। आप देखिए ना, इधर एंड पे 92,000 है, इधर कितना है? वो ठीक है बच्चों, वो ठीक है और सही है। अगर मेरे प्यारे भाई आपसे पेपर में कोई पूछ ले, मतलब क्वेश्चन आ जाए, बताएं एसएफपी में क्या जाएगा तीसरे साल के एंड पे, तो क्या जाएगा? 92,000। दूसरे साल के एंड पे 1,28,000, पहले साल के एंड पे 164,000। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो पहले साल के एंड पे कितना जाएगा? 164, फिर जाएगा 134480, फिर कितना जाएगा? ठीक है प्यारे भाई। एक और बात, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है? रिड्यूस। क्या होता है? कितने परसेंट रिड्यूस हुआ, जितने परसेंट डेप्रिसिएशन का क्या है? रेट है। क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो रहा है? बोलो, कम हो रहा। क्या हो रहा? आप चेक भी कर लें बेशक, क्या हो रहा मेरे प्यारे भाई? जी, नाम ही रिड्यूसिंग है। कितने पेपर में आ सकता है, कितने परसेंट रिड्यूस हो रहा? 18%। प्रूव करें जी जी। नहीं वो मैं भी शॉर्टकट बताता हूँ, सब्र करो, रुको जरा, जो सवाल आपके माइंड में आएगा सारे इंशाल्लाह रिजॉल्व करूंगा, बस थोड़ा टाइम दे दो मेरा चांस जी। अगर ना रिजॉल्व हो तो पूछ लेना एंड पे, ठीक है जी। वो नीचे मैंने लिखा हुआ ना बुक वैल्यू, ये देखो, ये देख, तेरे कहने से पहले मुझे पता था आप लोगों ने पूछना है मेरे से, ये देखो ठीक है जी। वो पता होता है बच्चे ने क्या सवाल पूछना है। इधर देख मेरा चांस, अब इधर देखो भाई, इधर देखो। हाँ, लेकिन अगर मैं लेक्चर खत्म करूं और क्या उसका नाम है, आपके क्वेश्चन का जवाब ना आए लेक्चर में, तो पूछो, जरूर पूछो भाई जी। अब मेरी बात सुनना बच्चों, मेरी बात सुनना प्यारे भाई, मेरी बात सुनना। मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रिड्यूस हो रहा। अगर कभी पेपर में पूछे कितने परसेंट, तो आपने कहना जो डेप्रिसिएशन का क्या है, बोलो, जो डेप्रिसिएशन का क्या है प्यारे भाई? 18% से। प्रूव करवाओ जी जी जी। तो हम बता देंगे इंशाल्लाह। ये देखो इधर देखो भाई, इन दोनों का चेंज बताओ कितना है? चेंज डिफरेंस डिवाइडेड बाय परसेंटेज अगर निकालनी हो ना आपने, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस ईयर। क्या? बेस ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, करंट, सही है बच्चे, पिछला साल, मल्टीप्लाई बाय 100। डिफरेंस बताओ जी इन दोनों का क्या है? 64, और पिछले साल का बेस, पिछला साल बेस है, डिवाइडेड बाय कितना? मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ कितना आ रहा है बच्चों कि नहीं? जी भाई ठीक है। चांद समझ आया? ये प्रूव कर दिया हमने कि 18% से रिड्यूस हो रहा है। डन। अब इधर देखो एक और तरीका, अब ये है पिछला साल और ये है उससे नेक्स्ट साल, इन दोनों का डिफरेंस देखो येलो वालों का जी। 53 डिवाइडेड बाय पिछला साल, हमेशा पिछले साल से डिवाइड करते हैं हम। इन दोनों में जब कंपैरिजन किया तो पिछला वो था, इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो बेस ये है। डन है ना जी भाई। 23 और 24 का मुकाबला तो पिछला साल क्या है? 23। 24 और 25 का मुकाबला तो पिछला साल क्या है? 24। ठीक है, डिवाइड बाय 29, ये 52 मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ जी कितना? ओके बच्चों, आ गया, समझ आ गई बच्चों? प्रूव कर दिया बच्चों हमने, ठीक है चांद। अगली बात प्यारे भाई, अगली बात, एक और तरीका भी है, कैलकुलेटर पकड़ो। 18% रिड्यूस हो रहा है ना, तो अगर पेपर में कभी कभी ऐसा भी होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको डेटा नहीं दिया,
लेकिन आपको पहले साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रेयान दे दिया। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और आपको डेटा नहीं दिया, कॉस्ट रेट तो दिया होगा, कॉस्ट वगैरह नहीं दी, ये वो फलां चीजें नहीं दी, लेकिन पहले साल का डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस दे दिया, क्या अगले साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल लोगे? भाई कितना डेप्रीसिएशन ने रिड्यूस होना है? 18%। इधर देखें भाई, इधर देखें 36,000, इसने कितना कम होना? 18%, यानी 82% जवाब आना चाहिए ना। मल्टीप्लाई बाय 82% करो, देखो आ रहे। फिर बच्चों 18% इसे कम करो, 82 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। डन है? अगले साल का भी आ जाएगा, उससे अगले का भी आ जाएगा। डन? कौन से वाला? इतना टाइम नहीं होता पेपर में, वो बुक वैल्यू निकालने का है, वो बुक वैल्यू निकालने का प्यारे भाई, वो बुक वैल्यू के लिए है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए है? इससे शॉर्ट क्या होगा जी? प्यारे दोस्तों इधर देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्यारे दोस्तों पेपर में उसने आपको ना बुक वैल्यू बताई, वो तो तब होगा, ये तो तब भाई पेपर में उसने आपको बुक वैल्यू नहीं बताई, कॉस्ट भी नहीं बताई, लेकिन पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दिया। क्या जवाब आ जाएगा अगले सालों के एक्सपेंस का? बताएं। स्ट्रेट लाइन हुआ तो सेम ही होगा। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हर साल क्या करते जाना है? कम। कितने % कम? जो डेप्रिसिएशन का रेट है। डन है बच्चों? इधर तक कोई मसला? ओके बच्चों, आगे। अब बच्चों मैं बात करता हूं बच्चों किस पर? बुक वैल्यू पे। प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू का फॉर्मूला आपने मुझे बताया था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्यारे भाई डेप्रिसिएशन कितने सालों के बाद वाली बुक वैल्यू चाहिए? 3 साल। तो कितने सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? 3। कॉस्ट 2 लाख है, और प्यारे दोस्तों 3 सालों की, इधर देखें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरह आनी है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, ये तो 1 साल की है, मल्टीप्लाई बाय कर देना है आपने, तो कितना आया बच्चों? 1,08,000। तो बुक वैल्यू कितनी आई प्यारे भाई? ये लो, ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है, बस ये डन है बच्चों। 1 साल ये मैंने क्यों करवाया? प्रूव करवाने के लिए। मैंने इसका मुकाबला करना था किससे? रिड्यूसिंग से। फिर अभी चैप्टर नोट्स पढ़ेंगे ना, फिर आप फौरन फौरन जवाब दोगे इंशाल्लाह। एक दफा बच्चे का कॉन्सेप्ट बन जाए फिर खुद ही जवाब देगा वो। आगे भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मेरे प्यारे भाई हम ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे फॉर्मूला नहीं लगाते, बल्कि शॉर्टकट निकालने के लिए हम बुक वैल्यू पे फॉर्मूला लगाते हैं। सही है? डायरेक्ट बुक वैल्यू आएगी। इधर देखें फॉर्मूला, बुक वैल्यू कॉस्ट इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट। 1 माइनस क्या? और इधर क्या है प्यारे दोस्तों? एन। इधर क्या है प्यारे दोस्तों? एन। क्या तारी? कॉस्ट 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.18। कॉस्ट 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 में से कितने % माइनस कर दूं? 0.18 पॉइंट करना है। और एन का मतलब इधर है कितने सालों के बाद बुक वैल्यू चाहिए हमें? कितने साल बाद चाहिए? 3 साल। अगर 2 साल बाद चाहिए इधर 2 आएगा, 1 साल बाद चाहिए 1 आएगा, 10 साल बाद चाहिए 10 आएगा, 15 साल बाद चाहिए 15 आएगा, 7 साल बाद चाहिए तो 7 आएगा, 6.5 साल बाद चाहिए तो हमें कितने सालों के बाद चाहिए? ठीक है? और नहीं हो मरे, नहीं 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 नहीं, वो और से जरबा ना कर कुछ जी। अच्छा करके देखो। अच्छा फिर मुझे बाद में बता देना। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर कॉस्ट ये है, 3 सालों के बाद बुक वैल्यू कितनी आई है बच्चों? ये डन है और डन है। तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करें, आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों? बोलो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों? वो ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट करें जी, इस फॉर्मूला को अभी फौरन नोट करें। ऑनलाइन वाले तो सारा नोट करेंगे जी। ये नोट करें जी, बुक वैल्यू का शॉर्टकट किस मेथड में? बोलो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू का शॉर्टकट जी।
चलो भाई, चलो नोट करो, टिटो पार्टियां कर रहे हो। कर लिया, कर लिया बच्चों नोट। अब प्रैक्टिस आएंगी। इधर तक हो गया बच्चों? भाई ठीक है, इधर तक बच्चों ठीक है जी। शॉर्टकट क्या है बच्चों? बुक वैल्यू जी, कॉस्ट इनटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एन। सही है बच्चों जी। अब प्यारे दोस्तों, जितना हमने ये करना था कर लिया। अब आप आए बच्चों नोट्सों पे, कल मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपको जी। नॉन करंट एसेट, ये सारी वही बातें हैं जो मैंने पढ़ाई हैं आपको। उसने दे भी दी आपको यार, इसका मैंने रोका भी है, देखो उसने पार्ट 1 के दिए होंगे, अभी इकट्ठे देने थे, मैंने उसे कहा भी था। ये पार्ट 1 है ना? बाकी कल मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक जी। प्यारे दोस्तों, इनटेंजिबल और टेंजिबल मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया बच्चों, बताया बच्चों जी। आगे बच्चों एग्जाम टिप्स। नॉन करंट एसेट और क्लासिफाइड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहता इन्हें तब प्रॉपर्टी, नॉन करंट एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कब कहेंगे? अब सवाल ये है, ध्यान से पढ़ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कब कहेंगे? IAS 16 के मुताबिक कब डील करेंगे जी? जब प्यारे दोस्तों एंटिटी ने उस एसेट को खुद इस्तेमाल करना हो। क्या करना हो बच्चों, बोलो? यानी प्यारे दोस्तों, कोई गाड़ी है, वो गाड़ी इस्तेमाल होती है बिजनेस पर्पस के लिए। प्यारे दोस्तों वो क्या है, बोलो शाबाश? IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट के प्लांट की तरह डील होगी। फिर प्यारे दोस्तों कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, वो प्यारे दोस्तों उसमें फैक्ट्री बनी है, उसमें ऑफिस बने हैं, वो बिजनेस यूज के लिए है। प्यारे दोस्तों वो कैसे इस्तेमाल होगी, बोलो शाबाश? IAS 16 के मुताबिक। एक गाड़ी है, वो इसलिए रखी है बिजनेस ने अपने इस्तेमाल के लिए, ताकि अपने एम्प्लॉयज को लेके आए, छोड़ के आए, कस्टमर तक चीजें पहुंचाए, सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो प्यारे दोस्तों वो भी किसकी तरह डील होगी? IAS 16। अगर कोई है गाड़ी, लेकिन प्यारे दोस्तों सॉरी कोई बिल्डिंग है, क्या है बच्चों, या कोई गाड़ी, वो बिजनेस इसलिए अपने पास रखता है ताकि बच्चों आगे सेल करता जाए, तो ये नॉन करंट एसेट, ये बिजनेस इसको यूज नहीं कर रहा, सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? डन है ना जी? क्या क्या? जिस तरह इन्वेंट्री है, जिस तरह स्टॉक है, इन्वेंट्री है जी। अब आप इधर आए। इफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तब कहेंगे इफ यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ मेरे चांद गुड्स एंड जी, ठीक है। अगर खाली रख लें जी तो सही है, खाली रख लें बेशक, वो आपके अपने इस्तेमाल में है ना, कल को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, कोई मसला नहीं, वो भी PP है बच्चों जी। कहता इफ हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस, अगर प्यारे दोस्तों कोई भी ऐसा नॉन करंट एसेट जो रेंट पर दिया, एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग को अगर आपने रेंट पर दे दिया ना, इसका मतलब आप रेंटल कमा रहे हैं। क्या करने हैं बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई भी चीज रेंट पर दे दी, ये भी PP है। लेकिन अगर लैंड और बिल्डिंग रेंट पर दे दिया, ये F7 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप जी। प्यारे दोस्तों इट शुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर लैंड एंड बिल्डिंग प्यारे दोस्तों रेंट पर दे दी, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? रादर देन, बोलो और ठीक है। आगे, इफ यूज इन एडमिन पर्पस, इंतजामी अमूर चलाने के लिए कोई एसेट बिजनेस के पास है, वो भी तो खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या है? बोलो शाबाश, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डन, सही है। इधर आएंगी, डिस्टिंग्विश नॉन करंट एसेट फ्रॉम करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की नेचर लॉन्ग टर्म, नॉर्मली एक्वायर्ड फॉर, आर नॉट नॉर्मली एक्वायर्ड फॉर, बेचने के लिए नहीं है, कुड बी टेंजिबल, और इन दोनों हो सकते हैं। आर यूज टू जनरेट इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द, इनडायरेक्टली कैसे बिजनेस इनकम जनरेट करेगा इनसे जी? जिस तरह मशीन है, मशीन को बेचना नहीं है, लेकिन मशीन से जो यूनिट्स बनेंगे उनको बेचना है, तो इनडायरेक्टली इनकम जनरेट कर रहे हैं उस मशीन से। और ठीक है, डायरेक्टली कैसे करते हैं बच्चों? डायरेक्ट जी डायरेक्टली करते हैं प्यारे दोस्तों। अगर आपने, क्या उसका नाम है जी, कोई बिजनेस है प्यारे दोस्तों सर्विसेज वाला, कौन से वाला? सर्विसेज वाला, उस केस में हो सकता है नॉर्मली आपने यही समझना है प्यारे दोस्तों कि ये इनडायरेक्ट ही होती है। क्या होती है बच्चों? डायरेक्टली के लफ्ज पे इतना फोकस नहीं है, हमारा फोकस क्या है प्यारे दोस्तों? अगर डायरेक्टली करेंगे ना तो वो तो नॉर्मली फिर इन्वेंट्री की तरफ बात चली जाएगी। किसकी तरफ चली जाएगी बच्चों? और ठीक है बच्चों, बात समझी? अच्छा, डायरेक्टली इस तरह हो सकता है बच्चों
चलो मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट नहीं रेंट होगा, वो तो लैंड एंड बिल्डिंग है ना। अच्छा, डायरेक्टली लैंड और बिल्डिंग के अलावा अगर कोई है तो वो फिर डायरेक्ट होगा। लैंड और बिल्डिंग अगर रेंट पर दी, उधर से रेंट आ रहा है, क्या रहा मेरे प्यारे भाई, बताएं ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है? नहीं। क्या ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है? नहीं। प्यारे दोस्तों, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं, ये क्या है, IAS 16। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, अगर मिसाल दे देता हूं प्यारे भाई, अगर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, इससे रेंट आ रहा, तो ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं, लेकिन ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नॉन करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी क्या है, नाम चेंज हो गया प्यारे भाई। लिहाजा इधर मैं आऊंगा और मैं खैर इतनी डिटेल में जाऊंगा नहीं, पहले मैं आपको एग्जांपल देने लगा था डायरेक्टली वाली, छोड़ें एडवांस लेवल पे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। प्यारे भाई, नॉन करंट एसेट, इधर ना IAS 16 नहीं लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट। अगर आपने लैंड और बिल्डिंग रेंट पर दे दी तो वो मैं मानता हूं IAS 16 तो नहीं है, लेकिन है तो प्यारे दोस्तों नॉन करंट एसेट ही ना, वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नॉन करंट एसेट है। डन है बच्चों जी। आर नॉट नॉर्मली इलिक्विड एसेट्स, ये सारी बातें आपकी ना स्टडी हब के अंदर लिखी हुई हैं। आर नॉर्मली क्या बच्चों, लिक्विड एसेट, नॉट लिक्विड एसेट। नॉट लिक्विड एसेट का मतलब है नॉन करंट एसेट। लिक्विड एसेट वो होता है जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाए, बैंक में पड़े हुए पैसे, सही है, ये लिक्विड एसेट होता है। क्या होता है बच्चों, कैश लिक्विड एसेट है। बच्चों ये तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर कहीं जाके बेचनी पड़ेगी, ये तो काफी टाइम लगता है। क्या लगता है बच्चों, इसने फॉरेन कैश में कन्वर्ट फॉरेन नहीं हो जाना 2 मिनट के बाद जी। आगे मैंने एक्सप्लेन किया, नॉट इजीली बोलो कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट अ सिग्निफिकेंस लॉस इन वैल्यू। चले इसको भी छोड़े, विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस, ये भी छोड़े, ये कैश हमने पढ़ना ना, कैश फ्लोज, उसमें इंशाल्लाह बात कर लेंगे, फिलहाल इतना ही। ये इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होते। आगे, एंटिटी की अगर कोर एक्टिविटी है सेलिंग नॉन करंट एसेट, अगर एंटिटी का काम ही मशीन प्लांट को बेचना, नॉन करंट एसेट को बेचना, फिर ये क्या है, फिर यूज नहीं है, फिर सेल है, फिर ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि क्या है बोलो, वो ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर these assets are used in head office, admin office or then it should be classified as non current asset। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या समझा पा रहा हूं प्यारे भाई जी। क्या था, if these assets are used in head office, admin office or factory बच्चों, then it should be classified as non current, बोलो शाबाश, asset। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों, फिर ये क्या होंगे बच्चों, बोलो नॉन करंट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये शाबाश आप एक नजर देखें बच्चों, देखें समझ आ रही है। स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स बच्चों, ये इममटेरियल कहते हैं, ये इममटेरियल चीजें हैं। ये जब हमने पढ़ा था ना चैप्टर वो 1 जो था, वो क्या उसका नाम है, एसेट्स में इममटेरियल आइटम्स हैं। ये क्या है बच्चों, छोटे मोटे नट शेट। ये प्यारे दोस्तों इन्हें एसेट नहीं कहते, चाहे हमारी इकोनॉमिक रिसोर्स हो, चाहे हमारी ऑनरशिप हो, सही है बच्चों जी। स्टैंड बाय जनरेटर, साथ साथ इस्तेमाल होना, जनरेटर नॉन करंट एसेट है, PP है। क्या है बच्चों, हमने PP बताना है, क्या बताना है, बिल्डिंग ऑफिस इस्तेमाल में, ये भी PP है। ट्रेडमार्क बच्चों, ये है तो नॉन करंट एसेट लेकिन इनटेंजिबल है। क्या है प्यारे दोस्तों, इनटेंजिबल, हमारे सिलेबस का पार्ट है, IAS 38 पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इससे नेक्स्ट वही पढ़ेंगे। डन है। आगे कहता ऑफिस प्रिंटर, कहता प्रिंटर है नॉन करंट, है PP लेकिन इममटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर इममटेरियल है तो फिर नहीं है, और अगर प्यारे दोस्तों इममटेरियल नहीं है तो फिर PP नहीं है। अगर इममटेरियल अगर इममटेरियल है तो फिर ये PP नहीं है, और अगर इममटेरियल नहीं है तो फिर ये PP है। ठीक है, सही है। अगर ये बड़ी कम वैल्यू का है तो फिर ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, बोलो तो सही है। आगे कहता ए प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, बच्चों ये तो बेचने के लिए है, इन्वेंटरी है। ए फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग प्लांट बिल्डिंग एंड मशीन, हाँ ये तो है ना। ए बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर, तो ये स्टाफ को फैसिलिटी सर्विस दी जा रही है ना, फैसिलिटी दी जा रही है, ये बिजनेस के यूज में है गाड़ी, सही है, नॉन करंट एसेट PP। ए जनरेटर गिवन टू अनदर एंटिटी ऑन रेंट, रेंट पर दी जाने वाली चीज IAS 40 होती है ना, IAS 40 है ना, ये PP तो नहीं है। बहुत अच्छे। एक जनरेटर आपने रेंट पर दे दिया, जनरेटर आपने रेंट पर दे दिया, तो ये तो रेंटल इनकम आ रही है, ये तो PP हो गया ना, है ना। ओ भाई मेरे, रेंट पर अगर लैंड या बिल्डिंग दी है फिर PP है, कोई और एसेट दे दिया तो वो सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग अगर रेंट पर दी है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। उसके अलावा अगर कोई चीज बच्चों रेंट पर दे दी है तो वो PP ही है जी। अगर लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पर दी है तो
तो ये तो बच्चों जनरेटर दिया, ये पीपी है। ए लैंड और बिल्डिंग गिवन टू एन अदर एंटिटी ऑन, ये लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है, ये बच्चों पीपी नहीं है बल्कि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है और भाई सही है, सही है बच्चों। कैपिटल एक्सपेंस और बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस और बच्चों ये मैंने कल आपसे बहुत डिटेल में बात की थी। अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एसेट की, अच्छा ये मैं पेंडिंग कर रहा हूं, ये इंशाल्लाह कल देखेंगे इसको, क्या करेंगे बच्चों जी। आ जाए इधर, ये सारी एग्जांपल्स इसी से रिलेटेड है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कल बात की थी, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से बच्चों एसेट की लाइफ क्या हो, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में होने वाला खर्चा, बाद में कोई खर्चा ऐसा हुआ जिसकी वजह से लाइफ इंप्रूव होगी, बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, कैपेसिटी आउटपुट बढ़ गई, वो खर्चा क्या है बोलो, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। वो क्या है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और अगर नॉर्मल वेरिंग एंड टेयरिंग है, रेकरिंग नेचर, फिर रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, ये मेरा चांद कल के लेक्चर में सारा बताया था। साइज ऑफ एक्सपेंडिचर, भाई आपने अमाउंट को नहीं देखना, अमाउंट की बेस पर डिसाइड नहीं करना कौन सा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंस है और कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंस है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों, क्या बात समझ आई बच्चों। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि नेचर पे करेगा, किस पे करेगा, कहता सर्टन क्वाइट लार्ज एक्सपेंडिचर कैन स्टिल बी क्लासिफाइड एज, कहता बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं फिर भी उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कहता जी एज लॉन्ग दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेल्स ट्रांजैक्शन और आर, कहता है इसलिए इनको रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। इनसे जो बेनिफिट मिलेगा वो किसी खास टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। ठीक है, कल मैंने समझाया था ये, किसी खास टाइम पीरियड तक इसका बेनिफिट फैला होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा ये, डन। अच्छा कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, ये भी मैंने समझाया था जब मैंने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस समझाया था। कंजम्पशन का मतलब इस्तेमाल, बच्चों ये जो कैपिटल एक्सपेंस है ये कंज्यूम होगा ओवर द यूजफुल लाइफ, जितनी इसकी क्या है बच्चों, और उस प्रोसीजर को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस जो है ना बच्चों ये इस्तेमाल होगा, कंज्यूम होगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कल बताया था सैलरीज, रिपेयर, मेंटेनेंस, सही है बच्चों। ये जो खर्चे हैं बच्चों बड़े बड़े, इनसे बेनिफिट मिलता है 1 साल से ज्यादा खर्चा। प्यारे दोस्तों जो खर्चे हैं बच्चों रेकरिंग नेचर के, इनसे बेनिफिट भी मिलता है किसी खास टाइम पीरियड के लिए, जिस तरह सैलरीज, क्या बच्चों सैलरीज, एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी, अब क्या 4 साल सैलरी नहीं देनी बच्चों, वो छोड़ के चले जाएंगे, देनी पड़ेगी सैलरी, डन है ना। रेंट दे दिया तो भाई अब अगले 4 साल का रेंट नहीं देना, देना ना मेरे भाई, हर महीने का रेंट देना है, और सही है। तो ये वाले खर्चे हैं प्यारे दोस्तों, क्या बोलो, ये है रेवेन्यू नेचर के। किस नेचर के जी जी, अगर आप सब भाई कह रहे हैं सर अगर हमने आज खड़े होके अगले 3 सालों का इकट्ठा रेंट पे कर दिया, रेंट एक्सपेंस ही है लेकिन ये रेंट का एडवांस में देना एसेट है, लेकिन ये रेंट नॉन करंट एसेट तो नहीं बन जाना ना कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बना दें इसको। अब रेंट एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं है फिजिकल, लेकिन हमने प्रॉपर्टी, वो कोई और एसेट है चांद। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो नहीं है ना, एडवांस में पैसे दे देना एसेट है। कौन से वाला, अक्रूवल प्रीपेमेंट में देखेंगे जी, प्रीपेड। एग्जैक्ट 1 ईयर नहीं प्यारे दोस्त, आपने अगर किसी एसेट से बेनिफिट लेना है अगले 12 महीने तक तो ये करंट एसेट है, 1 साल से ज्यादा खर्चा होगा तो नॉन करंट है। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, अगर आप पेमेंट करते हैं एसेट की तो नॉन करंट एसेट डेबिट और कैश बैंक पेबल क्रेडिट। अब ये सारी बातें वो है जो कल मैंने पढ़ाई थी, अब उसकी रिवीजन करवा रहा हूं। कहता व्हेन पेमेंट इज मेड इन एडवांस, ये वही वाली बात जो इन्होंने की थी, अगर एडवांस में पेमेंट कर दी तो ये एसेट है। कौन से वाला प्यारे दोस्तों, ये है एडवांस टू वेंडर, प्यारे दोस्तों रिसीवेबल नहीं, एडवांस टू वेंडर। ये है प्री पेमेंट, क्या है इसको सही करना पड़ेगा, ये क्या है प्यारे दोस्तों, प्री पेमेंट। ये क्या है प्यारे भाई, आप भी सही कर लो, प्री पेमेंट, वक्त से पहले पैसे दे दिए। लेकिन ये एसेट बच्चों नॉन करंट, ये एसेट प्यारे दोस्तों पीपी तो नहीं है ना भाई, बात समझ आई है। ठीक है, आगे आगे कहता है व्हेन पेमेंट इज मेड इन एडवांस एंट्री एट द डेट एसेट इज, अच्छा अब जरा सुनना, कहता पेमेंट आपने एडवांस में कर दी है भाई, पेमेंट आपने पहले ही कर दी है, देखो पेमेंट पहले कर दी, अब एसेट आया तो अब एसेट को तो बढ़ाओगे, एसेट डेबिट, नॉन करंट एसेट पीपी डेबिट, लेकिन कैश नहीं देना, बल्कि आप तो एडवांस में, आपने अपनी किताबों में लिखा मैंने फलां बंदे को इतने पैसे एडवांस में दिए, क्यों, मैंने उससे एसेट नॉन करंट एसेट रिसीव करना, जब एसेट आ गया तो एसेट को डेबिट कर दो, इस एडवांस को कम कर दो, प्री पेमेंट को क्या कर दो बच्चों, कम। ओ ठीक है, ओ ठीक है भाई, वही वही समझ आई है बात। एडवांस टू वेंडर
जी, ये प्री पेमेंट, ये क्या हो जाएगी बोलो? डन है बच्चों, डन है बच्चों? कोई मसला बच्चों इधर तक? भाई इधर तक कोई मसला? वो ठीक है, वो डन है बच्चों, वो ठीक है, सही है बच्चों। अच्छा, अब इसको पेंडिंग करो, एग्जाम्पल को बाद में समझाता हूँ। प्यारे दोस्तों आगे आ जाए। कहता एडवांस पेमेंट हमने, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है अवेलेबल फॉर यूज। अब सवाल ये है, एसेट को हमने डेप्रिशिएट करना कब से स्टार्ट करना? एसेट को कब से हमने डेप्रिशिएट करना शुरू करना? एसेट को हमने कब से, बोलो शाबाश, डेप्रिशिएट करना शुरू करना? जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो। अवेलेबल फॉर यूज का मतलब जब वो काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाए। एसेट हमारे पास है ही नहीं, क्या हम डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं। एसेट हमने ऑर्डर कर दिया, अभी रास्ते में है, क्या हम डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं। एसेट हमने ऑर्डर कर दिया लेकिन अभी सप्लायर के पास ही है, क्या हम डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं। एसेट बच्चों हमारे पास आ गया लेकिन अभी वो काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं है। एसी है ना, एसी बच्चों, एसी काबिल इस्तेमाल हालत में कब होगा बच्चों? जब इधर इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि इधर इंस्टॉल है फिर भी नहीं चल रहा मनहूस जी। प्यारे दोस्तों ये एसी इधर इतनी गर्मी लग रही है, पढ़ाया भी नहीं जा रहा। अब ये एसी इधर है प्यारे दोस्तों, फिर भी नहीं चल रहा, क्यों बच्चों? इसकी जो वायर्स है ना, वो इलेक्ट्रिकल वायर, वो जो है ना प्यारे दोस्तों, वो अभी काम नहीं कर रही। तो मेरी बात समझे, वो सही है ना? अच्छा, अब मेरे प्यारे भाई इधर देखो, इधर कहता जी, अब समझ आ गया अवेलेबल फॉर यूज क्या होता है बच्चों? अवेलेबल फॉर यूज समझ आ गया? अवेलेबल फॉर यूज समझ आ गया? बोलो तो सही, गूंगे हो, थथे हो जी। अवेलेबल फॉर यूज समझ आया कि नहीं आया? अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाए, ठीक है। उससे ऑनवर्ड्स क्या करना है मेरे प्यारे भाई? आपने उसको डेप्रिशिएट करना शुरू करना है। डन। काबिल इस्तेमाल हालत का मतलब ये है कि एसेट चलने के काबिल हो जाए जी, वो खुद ही होता रहेगा जादू से जी। एक नहीं, गलत नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हारे जैसे बंदे ने एसी ले लिया, क्या ले लिया? एसी ले लिया। अब जैन भाई ने एसी ले लिया लेकिन घर में 4 साल हो गए हैं, अभी डब्बे में पैक है, ठीक है, किसी को इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहे। जैसे ही 4-5 साल गुजरे बच्चों, एसी पड़ा पड़ा क्या हो गया? खराब। इन्होंने रोला डाल दिया। बच्चों काउंटिंग के बड़े कहते हैं दुनिया में बड़े अजीब अजीब लोग हैं, बड़ी बड़ी आइटम्स पाई जाती हैं, हम हर आइटम के लिए स्टैंडर्ड चेंज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हम सारों को एक ही आइटम समझते हैं। उन्होंने कहा जी आपने एसी को, सॉरी माजरत, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आपने तब से बच्चों डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना है जब से, प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, वो काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया। डन। एक बंदा एक साल में 3 महीने एसी जो है ना प्यारे दोस्तों इस्तेमाल करता, एक पूरा साल इस्तेमाल कर रहा है। एक इन्वर्टर है, एक प्यारे दोस्तों 4 महीने करता है। एक कहता है सिर्फ अपने बच्चों को कहता है बेटा आपने सिर्फ हाथ लगाना है, देखो ये लगा हुआ है कि नहीं। प्यारे दोस्तों काउंटिंग के बड़े कहते हैं मुझे तो हर एक की डेप्रिसिएशन अलग अलग बतानी पड़ेगी। काउंटिंग के बड़े कहते हैं जब एसी आपके पास अवेलेबल फॉर यूज हो गया, आपने इसको डेप्रिशिएट करना शुरू बोलो कर देना है। हाँ, अगला सवाल, सर जो बंदे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भाई उसके लिए फिर ये है वो मैनेजमेंट, उस एंटिटी की मैनेजमेंट पहले ही अंदाजा लगा लेती है हमारा यूज बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस एसेट की लाइफ क्या होगी? बहुत कम होगी। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लाइफ क्या होगी? वो समझा पा रहा हूं ना, ये टेक्निकल बात ही थोड़ी समझ आ गई है? नहीं, डेप्रिसिएशन सेम नहीं देगी। अगर मैनेजमेंट कहती हमने एसेट खरीदा बच्चों 150,000 का, कितने का? मैनेजमेंट कहती इस एसी को हमने रगड़ा लगा देना, 3 साल इस्तेमाल करना, सारे 12 महीने इस्तेमाल करना। अब डिवाइड करेंगे 3 से। एक बच्चों क्या उसका नाम है जी, एक बंदा है वो कहता जी नहीं मैंने तो एसी ले ली है ना, मैं तो इसकी ऐसी की तैसी फेर के रख लूंगा, ये तो मैंने इसको संभाल के रखना है, ये तो एसी चलना भी है, बस मैंने 2 मिनट के लिए चलाना है। और बच्चों कहना बेटा बैठ जाओ, कूलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, कहीं ना तो ठंड ही ना लग जाए। कहता मैंने इस एसी को 20 साल इस्तेमाल करना। अब उस एसी की लाइफ क्या होगी बच्चों? 20। सही है बच्चों, ये तो मैनेजमेंट बताएगी, खरीदने वाली मैनेजमेंट। डन है। नॉर्मली बिजनेस मैनेजमेंट बोंगियां नहीं मारती बच्चों, वो नॉर्मली जो बिजनेस में नॉर्म चलती है ना उसी बेस पे डेप्रिशिएट करते हैं। डन जी। क्या एडवांस पेमेंट कर दी 5 लाख, हैज बीन मेड अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीन ऑन 15 Feb 2021 while machinery had been delivered by the supplier on 25th, बोलो शाबाश, Feb। बच्चों पेमेंट कब कर दी है बच्चों बताओ? लेकिन बच्चों सप्लायर ने डिलीवर कब करनी है ये बताओ बच्चों? आफ्टर इंस्टॉलेशन। मशीन इज अवेलेबल फॉर यूज कब है? तीसरी ये तारीख। चौथी तारीख प्यारे दोस्तों आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कब किया?
भाई अकाउंटिंग के बड़े कहते हैं हमें नहीं पता आपने इस्तेमाल करना शुरू कब किया या फलां ये वो। अकाउंटिंग के बड़े कहते हैं जी हमें सिर्फ एक बात का पता, वो बात क्या है बताएं? क्या? अवेलेबल फॉर यूज। कहता जी ऑन विच बेसिस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी चार्ज इनटू प्रॉफिट एंड लॉस। बताएं जी, जब एसेट क्या होगा 1 मार्च 2021 ऑनवर्ड्स। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों? आगे डेप्रिसिएशन। प्यारे दोस्तों जी मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में कितने, आगे मैंने लिखा भी है आपके सिलेबस में कितने हैं बच्चों, बोलो मेथड 2। डन है? डेप्रिशिएबल अमाउंट मैंने बता दिया क्या होती है बच्चों, जितनी अमाउंट आपने एंड ऑफ यूजफुल लाइफ रिकवर करनी है इस एसेट से। ये सारा कल मैंने बताया था बच्चों। रेजिडुअल वैल्यू अगर होगी तो कॉस्ट बच्चों ज्यादा होगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी बच्चों कम। ये पढ़ लीजिएगा। डन है? अच्छा ये अहम है, द पर्पज ऑफ ये पर्पज है डेप्रिसिएशन का इज टू मैच रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। कहता मिसाल के तौर पे आपने 1 साल की इनकम रिकॉर्ड की, एसेट आ गया बच्चों उसकी लाइफ है 5 साल, आपने सारा एक्सपेंस में ले गए, बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा? 1 साल की इनकम का मुकाबला 5 साल के एक्सपेंस, ये तो बच्चों बोंगी होगी ना। कहता मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करें। इसकी लाइफ है 5 साल तो इसको 5 सालों पे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएं। डन है बच्चों? ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। इज टू मैच इनकम एंड एक्सपेंस इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड in the year in which accrual in line with the accrual principles of accounting। डन है बच्चों? रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन है बच्चों, ये एक एग्जांपल है। रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं आज खड़े होकर अंदाजा लगाना कि इसी तरह की हालत का एसेट बच्चों अगर आज बेचें अपनी लाइफ पूरी होने के बाद। मिसाल के तौर पे आज आपने देखना है कि भाई कोई एसेट ऐसा है जो कि बच्चों पुराना एसेट है। क्या है बच्चों? आज अगर इसको मार्केट में बेचें तो कितनी अमाउंट हमें क्या हो जाएगी रिकवर। कहता ड्यूरिंग 2019 एंटिटी ने परचेज की है 20 मिलियन की बिल्डिंग मशीन, लाइफ कितनी है 6 साल। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ दिस मशीन इन 2019। आज अंदाजा लगाना है 2019 में। 15 मिलियन करंटली ऑब्टेन्ड, बिल्कुल सही है, 15 मिलियन अभी मिल जाएंगे। कहता जी ऑफ द मशीन इन प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट कंडीशन नहीं, प्रेजेंट कंडीशन नहीं, प्रेजेंट कंडीशन नहीं मेरे प्यारे भाई। कहता 4 मिलियन ऑब्टेन होंगे फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ 6 साल पुरानी मशीन। ऑफ अ कंपैरिजन करना है प्यारे दोस्तों किसके साथ? इसी तरह की सिमिलर मशीन, नई वाली के साथ नहीं करना। किसके साथ करना है बोलो? सिमिलर मशीन। अगर बच्चों कल्टस है तो कल्टस 2010 मॉडल, तो कल्टस का मुकाबला कल्टस 2010 के साथ ही होगा, सिमिलर के साथ। किसके साथ? वो ठीक है रेहान? आगे 18 मिलियन 18 मिलियन ऑब्टेन इन 2025, नहीं 25 नहीं करंट, ये तो 6 साल आगे। आज अंदाजा लगाएं। ओए आज अंदाजा लगाओगे तो आज रेजिडुअल वैल्यू माइनस करोगे ना कॉस्ट में से। अंदाजा आज लगाना है या 25 में लगाना है? वो ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। वो कहता, वो कह रहा है 18 मिलियन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2025। वो आज खड़े होकर अंदाजा लगा रहा है। प्यारे दोस्तों असल में रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या है? रेजिडुअल वैल्यू का मेरे प्यारे भाई मतलब ये है अंदाजा लगाना है। क्या लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों? कि आज कितनी अमाउंट हमें मिलेगी, 25 में नहीं, आज कितनी अमाउंट मिलेगी। सही है? वो ठीक है, इसलिए तो आज माइनस कर रहे हो रेजिडुअल वैल्यू को डेप्रिशिएट करते हुए। मिलने पता नहीं कब है, फ्यूचर का अंदाजा खड़े मेरे प्यारे भाई, अंदाजा तो आज लगाएंगे ना। आज मुझे इतने पैसे मिलने हैं, आज इतने पैसे मिलने हैं, तभी तो रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस करोगे। जब तक आज अंदाजा नहीं लगाओगे, अमाउंट माइनस नहीं करोगे, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ फ्यूचर में जाके ये हो सकता है, फ्यूचर में जाके ये हो सकता है कि आपने 10 रुपए का अंदाजा लगाया मिलने का, मिले 15 रुपए, तो वो जो 5 रुपए ज्यादा मिले वो आपका गेन है। क्या है? अंदाजा 10 रुपए का आज लगाया कि आज इतने मिले, अंदाजा लगाओ कि आज मिल गए हैं। अच्छा 10 मिलियन आपने अंदाजा लगाया कितने का? 10, मिसाल दे रहा हूं मैंने, पहले एग्जांपल क्या दी थी 10 वाली जी, कि 10 रुपए मिलेंगे बच्चों, मिले आपको 15, तो 5 का गेन, प्रॉफिट हो गया गेन। प्यारे दोस्तों अंदाजा था 10 मिलियन का, मिले आपको 7 मिलियन, तो 3 मिलियन क्या है? लॉस। ये पढ़ेंगे डिस्पोजल, पढ़ेंगे फ्यूचर। देखें आज बच्चों हमारे पास है 2019 मॉडल, कौन सा बच्चों? कल्टस का। कौन सा बच्चों? आज मैंने कटलेस नहीं, कल्टस। प्यारे दोस्तों 2019 कल्टस जो हमारे पास है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू देखनी है, 2025 की वैल्यू को नहीं देखना। हमने देखना है कल्टस आज से, अब गौर से सुनना, मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। 2019 वाली कल्टस हमारे पास है, आज खड़े होके हमने देखना, इसको हमने 6 साल इस्तेमाल करना है, यानी 2025 तक हमने देखना है। आज से 6 साल पहले वाली जो कल्टस है, क्या आज से 6 साल पहले वाली जो कल्टस है बच्चों,
तकरीबन इसी तरह की कंडीशन में वो जब 6 साल पहले खरीदी थी, अब ये टेक्निकल बात है, आज से 6 साल पहले जब वो कल्टस खरीदी थी और 2019 तक वो चल गई है, तो आज कितनी के वैल्यू की है वो? मिसाल के तौर पे वो 7-8 लाख रुपए, 7-8 मिलियन की है। कितने मिलियन की है? फिर उसमें आप कहते हैं नहीं मेरे वाली तो अब फ्यूचर में जाके प्राइस इंक्रीज भी होंगी, 2025 में प्राइस इंक्रीज भी होंगी। आपने उसमें कुछ ऐड लेस किया और आपने आज की रेजिडुअल वैल्यू क्या कर दी बच्चों? कंप्यूट कर दी। मेरी बात समझे हैं? आज 2000, अब समझ आई, 2019 मॉडल है, क्या है बच्चों हमारे पास? 19। आपने क्या ना, इसी तरह की कल्टस 2013 में भी तो लोगों ने खरीदी होगी ना, 2013 में भी तो इसी तरह की मॉडल सेम होना चाहिए। 2013 मॉडल कल्टस लोगों ने तब भी तो खरीदी होगी ना। 6 साल इस्तेमाल करने के बाद, कचुम्बर निकालने के बाद बच्चों, आज वो कल्टस कितने की है? ये उसकी क्या है? रेजिडुअल वैल्यू, ये उसकी मार्केट वैल्यू है। उसको आज की टर्म्स के मुताबिक एडलेस, इन्फ्लेशन, फलाम, मार्केट के हालात एडलेस करेंगे और हमारे पास इस वाली बच्चों आज वाली 19 की क्या आ जाएगी? बोलो शाबाश, रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। अब भाई थोड़ी बहुत समझ, अब भाई थोड़ी बहुत समझ जी। चलो मैं खैर समझाना नहीं चाह रहा था, ये थोड़ी टेक्निकल बात है, जरूरत नहीं थी। चलो बहरहाल आगे आ जाए बच्चों। इसका जवाब है बीटा। 4 मिलियन ऑफ 10 सिमिलर कैपेसिटी की आपने मशीन के साथ कंपेयर करना है। यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, मेरे प्यारे भाई मैं आपको सारा ये समझा गया था, डन है ना जी। खैर एसीसीए में खैर इतनी डिटेल नहीं है, जो यूजफुल लाइफ है उसी को वो क्या समझते हैं? इकोनॉमिक लाइफ। आगे एबीसी मैन्युफैक्चर एयर कंडीशनर एक्सपर्ट। इकोनॉमिक लाइफ कौन बताता है? इकोनॉमिक लाइफ बताता है जो मैन्युफैक्चरर का एक्सपर्ट है वो बताता है। इकोनॉमिक लाइफ कहता 5 साल है, ये बनाने वाले ने बताया। होंडा एटलस हैव अ पॉलिसी टू रिप्लेस दिस एसी आफ्टर कितने साल? वो कहते हैं नहीं, जब जब जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाता है, बोलो तो प्यारे दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? बोलो शाबाश, रिपेयर इस पे ना फिर ज्यादा आती है, कॉस्ट ज्यादा आती है, रेवेन्यू एक्सपेंस ज्यादा इंकर्ड होता है। कहता जी अब मुझे बताएं जी, कहता होंडा एटलस ने एसी को कितने साल इस्तेमाल करना? खरीदने वाला तो होंडा एटलस है ना। कहता डेप्रिसिएशन एलोकेट होगी कितने सालों पे? 3, 5 साल पे नहीं, बल्कि बच्चे बोलो, कहता जी हमारा एसेट, बोलो हमारा एसेट हमारी मर्जी, यानी जिसका एसेट उसकी मर्जी ना, तो उसने कितना इस्तेमाल करना। डन, जितनी मर्जी कर ले, लेकिन इकोनॉमिक लाइफ से ऊपर नहीं जा सकते आप। इकोनॉमिक लाइफ से ऊपर तो नहीं जाना ना, ये मैंने लिखा हुआ है सारा इधर, ये ठीक है। आपका एसेट आपकी मर्जी, आप कहेंगे मैंने डेप्रिशिएट ही नहीं करना, मुझे अच्छा ही बड़ा लगता है, तो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है प्यारे भाई जी। पर्पस वो मैंने ऊपर बता दिया आपको, पर्पस क्या है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एक्सप्लेन कर दी, ये सारा कुछ एक्सप्लेन हो गया ना बच्चों। आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंज्यूमिंग इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द टेंजिबल नॉन करंट एसेट। जी बताइए बात सही है गलत? डेप्रिसिएशन क्या है प्यारे दोस्तों? कॉस्ट इज अ मेजर ऑफ कॉस्ट टू द बिजनेस। कॉस्ट को आपने कंज्यूम कितने साल करना, कितना बेनिफिट लेना, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। सही है। डेप्रिसिएशन मेजर हाउ मच द मार्केट वैल्यू ऑफ टेंजिबल फॉल्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से जितनी कमी आई वो डेप्रिसिएशन है? नहीं, फॉल्स है। मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं बच्चों, इस्तेमाल की वजह से, कंजम्पशन की वजह से जो अमाउंट नीचे वो आ रही है वो डेप्रिसिएशन है। ऑल टेंजिबल नॉन करंट एसेट नीड टू बी डेप्रिशिएटेड। सारे नॉन करंट टेंजिबल नॉन करंट एसेट सारे डेप्रिशिएट होंगे बच्चों। लैंड नहीं होती बच्चों, लैंड कहाँ होती है डेप्रिशिएट? सही है वो भी टेंजिबल, उसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो डेप्रिशिएट बच्चों स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया बच्चों, ये मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया बच्चों इधर। ये फॉर्मेटिंग का मसला है, क्या है बच्चों? ये सारे मैंने क्या उसका नाम है फॉर्मूलाज लिख दिए मेरे प्यारे भाई। ये मैंने एग्जांपल करवा दी, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। सही है। इधर एसेट सिर्फ 9 महीने इस्तेमाल हो रहा था। क्या हो रहा था? एक है बच्चों दो बेसिस हैं डेप्रिसिएशन की, एक है प्रो रेटा बेसिस, एक है प्यारे दोस्तों फुल ईयर। अभी मैं बताता हूँ आगे जाके। ये जो आप कहते हैं ना, ये 1 साल का एक्सपेंस आया 60,000 माइनस 0 डिवाइड बाय 5, 1 साल का कितना आया? 12,000। लेकिन एसेट हमारे पास कितनी देर रहा? सिर्फ 9 महीने। एसेट आया था बच्चों हमारे पास 1 मई पर। कब आया था बच्चों? सॉरी ये 8/12 होगा। क्या होगा बच्चों? 8/12 जी। कितना होगा बच्चों? ये 8/12 कितना होगा बोलो? डन? और डन है बच्चों? ये डन है बच्चों? वो ठीक है, डन जी। और डन है। आगे दी बच्चों, अगर
इसे कहते हैं प्रोरेटा। इसे क्या कहते हैं? जितना एसेट आपके पास, जितनी देर एसेट आपके पास है, आपके साल में सिर्फ उतना डेप्रिशिएट करना। और एक तरीका होता है फुल ईयर। एक तरीका क्या होता है बच्चों? आप देखते नहीं है एसेट कितनी देर हमारे पास रहा हमारे साल में, आप पूरे साल पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। डन है बच्चों जी। आगे ये एग्जांपल कर लोगे, ये भी आसान है। वो कर लोगे, वो कर लोगे जी, कर लोगे, वो कर लोगे भाई जी। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने निकाली है डायरेक्ट, हमने भी निकाल लिया इस तरह। क्या था जी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय लाइफ। लेकिन ऐसा इस्तेमाल हुआ है बच्चों फर्स्ट बोले मई 2008 से लेके 31 दिसंबर 2010 तक। 8 में कितने महीने बच्चों? 8/12, ऐसे ही है ना, 8 महीने 8/12। आगे 9 में पूरा साल और 10 में भी बच्चों पूरा साल, तो ये बना 2 + 8/12। वो ठीक है, वो ठीक है, जो कि कैलकुलेटर पे बनेगा 2.67। डन है बच्चों? वो ठीक है भाई, सही है। एसेट डेप्रिशिएट कितना होगा? इधर देखो, फर्स्ट मई से 2008 से लेके 31 दिसंबर 2010 तक, 2 साल 8 महीने। और भाई बात समझ आई है बच्चों? ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चों क्या है? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 2.75। बच्चों 1 अप्रैल 2004 पे एसेट आया और आप 31 दिसंबर 2006 तक आपने आना है, 2 साल पूरे और 9 महीने। तो बच्चों ये कितना बना? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। डन है बच्चों? बाकी अब कर लेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो जाएगा बच्चों। ये पढ़ लेना, ये सारी वो बातें जो मैंने आपको वो करवाया नहीं था एनालिसिस, सारी 100% वही बातें लिखी हुई हैं। डन है बच्चों? सारी वही बातें लिखी हैं जी। बच्चों सिलेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, बच्चों इधर देखो, इधर स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करें। अगर बेनिफिट हर साल सेम मिल रहा, अगर बेनिफिट रिड्यूस हो रहा है तो बच्चों फिर पहले सालों में ज्यादा बेनिफिट, आगे आने वाले सालों में कम, तो फिर कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है? ठीक है, आगे के परचेज द रेडियो फॉर हर स्टाफ इन द अर्लियर ईयर, ही शी एक्सपेक्ट इट विल मोटिवेट देम टू वर्क फास्टर बट इट्स इफेक्ट टू डिमिनिश ओवर। कहता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसका बेनिफिट क्या होता जाएगा? डिमिनिश, कम होता जाएगा। कौन सा मेथड ज्यादा सही? ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कहता दूसरा, के बाइज अ ब्रांड न्यू डिलीवरी वैन, द वैन इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोस्ट इन द अर्ली ईयर्स, अर्ली ईयर्स में ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी अर्ली, पहले सालों में ज्यादा होगा, आरबीएम। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बी हैज बॉट अ लॉन मूवर, बच्चों फॉर हिज गार्डनिंग कंपनी। बच्चों वो आप देखें बाहर प्यारे दोस्तों की ग्रास वगैरह होगा, उसको काटने के लिए वो जो ग्रास मूवर नहीं होता उसकी बात। ही एक्सपेक्ट टू गेट इक्वल बेनिफिट जी। ठीक है, आगे कहता बी बॉट अ यूज्ड डिलीवरी वैन विच ही एक्सपेक्ट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ईयरली जी। स्ट्रेट लाइन। डन है बच्चों? और डन है बच्चों? एनी प्रॉब्लम जी? डन है, डन। आगे प्यारे दोस्तों, फुल ईयर डेप्रिसिएशन और क्या? प्रोरेटा। ये मैंने अभी आपको बताया भाई। फुल ईयर का मतलब है, मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट आपने मई पे एसेट लिया भाई, फुल ईयर का मतलब 1 मई 2025 पे एसेट लिया भाई, 2025 में पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। ये कौन सा मेथड, ये कौन सी बेसिस कहती हैं? और एसीसीए में फुल ईयर, मतलब FA3 में फुल ईयर ही ज्यादा चल रहा है। ठीक है, आगे है प्रोरेटा। प्रोरेटा कहता आपने एसेट लिया है 1 मई 2025 में, अकाउंटिंग पीरियड का एंड 31 दिसंबर, तो कहता कितने महीने डेप्रिशिएट करो? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 8/12, या कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय। डन है बच्चों? डन है। अच्छा, इसकी ना मैं एग्जांपल कल करवाऊंगा आपको, इसमें डिस्पोजल भी है तो इसको पेंडिंग कर लें, एग्जांपल इंशाल्लाह कल करवा दूंगा। डन है बच्चों? डन है जी। कहता डेप्रिसिएशन चार्ज एंड पीरियड, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है प्यारे दोस्तों, इन विच एसेट परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज। ये तो रिपीट नहीं हो गया? रिपीट हो गया, रिपीट हो गया बच्चे, तो गलत हो गया। कल एग्जांपल करवाऊंगा फुल ईयर बेसिस में, कल करवाऊंगा इंशाल्लाह। बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज जी, प्यारे दोस्तों ये डेप्रिसिएशन चार्ज ही थोड़ा गलत लिख दिया, इधर आना था। डेप्रिसिएशन चार्ज हर साल होती है। क्या होती है बच्चों? डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होती है। लिखें अपने पास, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 के साथ लिखें, डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन बोलो शाबाश,
डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज करनी है, डेप्रीसिएशन बोलो शाबाश, हर साल चार्ज करनी है, सही है, यानी डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज करनी है, ब्रैकेट में लिखें एज एन एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस, सही है बच्चों। आगे लिखें चाहे, चाहे बोलो शाबाश, चाहे, चाहे एसेट, चाहे एसेट यूज कर रहे हैं या नहीं, सही है बच्चों, चाहे एसेट चाहे एसेट बोलो यूज कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर एसेट आप लोगों की तरह विला पड़ा रहा आइडल, कोई काम ही नहीं कर रहा, विला नकम्मा, तो बच्चों फिर भी उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज, अब देखो ना इंसान की एक लाइफ है बच्चों, मिसाल के तौर पर 40-50 साल जितनी भी है, 60 साल, अगर एक बंदा जो है बच्चों वो काम ही नहीं करता, विला पड़ा रहता है, तो उसकी लाइफ तो नहीं बढ़नी ना, किसने काम नहीं किया इसको मजीद साल दे दो, ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर एसेट एक आपके पास है, अवेलेबल है फॉर यूज का, यानी इस्तेमाल हो सकता, आप नहीं कर रहे, एसेट का मसला या आपका, एसेट का नहीं आपका, आपका मसला है भाई जी, सही है ना, दुनिया में और लोग तो कर रहे हैं। अच्छा आगे लिखें, अगर एसेट आइडल पड़ा रहा उस पर फिर भी डेप्रिसिएशन आनी है, भाई लिख नहीं रहे हैं, नोट्स नहीं दिए गए आपको यार, यहाँ तुम्हारे पास थे तो उनको दे दो नोट्स। अगर 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 एसेट, अगर एसेट आइडल आइडियली पड़ा रहा तो फिर भी उस पर डेप्रिसिएशन, तो फिर भी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। अच्छा बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, सही है बच्चों, सही है, ये सारी वही बातें। मिसाल के तौर पे डॉलर, ओहो बच्चों $200 की लैंड और बिल्डिंग है बच्चों, जिसमें से लैंड का हिस्सा है बच्चों 110, कितना बच्चों, तो अब डेप्रिसिएशन किस पे आनी है, सिर्फ 90 पे, किस पर, और बात समझ गए हो, लैंड को माइनस कर देना है, डन। अगर लैंड की वो लैंड की वैल्यू नहीं सेपरेटली दी तो बिल्डिंग की तो दी होगी ना, वो माइनस कर दें, डन। मैंने लैंड को निकाल के डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। कहता प्रॉपर्टी है हमारे पास, सॉरी ऊपर कहता लैंड है 200 की, कॉस्ट ऑफ लैंड है 110, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है 5%, तो रेट किस पे लगा, 90 पे, डन है बच्चों। आगे 5 मिलियन की प्रॉपर्टी है, आउट ऑफ विच लैंड कितनी है 2, तो बच्चों रेट किस पे लगेगा, 3 मिलियन पे, डन है बच्चों। 3 मिलियन माइनस 0 डिवाइड बाई 50 साल, 3 मिलियन, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, डन। 3 मिलियन में 6 जीरो, 3 के बाद 6 सिफर होंगे, डन है बच्चों, ये सॉल्व किया हुआ है, डन है ये, जी जी। लैंड हर एसेट नॉर्मली एप्रिशिएट होता है, हर तो नहीं खैर कहना चाहिए, कुछ एसेट एप्रिशिएट होते हैं और कुछ एसेट डेप्रिशिएट होते हैं, लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट, लैंड तो एप्रिशिएट ही होती है, ठीक है जी। आखिरी कॉन्सेप्ट आज का, कमेंसमेंट ऑफ, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट कमेंसमेंट ऑफ, जी बताएं कब 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 कमेंस होनी डेप्रिसिएशन, दिस में बी अर्लियर, कहता ये तारीख जल्दी आ सकती है जिस दिन आपने एसेट को इस्तेमाल करना वाकई ही शुरू किया, ठीक है, मींस, ओहो मीन जब एसेट को एक्चुअली ब्रॉट इनटू यूज का मतलब है अभी आपने एसेट को इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, सही है, एसेट पड़ा है अभी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, बताएं क्या डेप्रिसिएशन आएगी या नहीं। पेपर में क्वेश्चन आया 1 मार्च 2026 पे एसेट आया, अवेलेबल फॉर यूज है, लेकिन हमने इस्तेमाल करना शुरू किया जी 1 अप्रैल पे, बताएं 1 महीने का ट्रीटमेंट क्या होना है, आपने कहा डेप्रिसिएशन आनी है, जी शाबाश, एसेट विला पड़ा रहा, डेप्रिसिएशन आनी है। अच्छा कहता जी 1 मिलियन का एसेट लिया, अवेलेबल फॉर यूज इस दिन है, ये तो यही जवाब है। हाउएवर एंटिटी ने ब्रॉट इनटू यूज कब लेके आई, इस्तेमाल करना शुरू किया 1 अप्रैल, और पेमेंट की 1 में, लेकिन बच्चों हमें फर्क ही नहीं पड़ता, जवाब क्या है बच्चों, अवेलेबल फॉर यूज, क्या है बच्चों, वो ठीक है, बोलो तो सही। अगला क्वेश्चन कहता एसेट 1 लाख का, अवेलेबल फॉर यूज 1 Feb 21, कहता ब्रॉट इस्तेमाल में लेके आई 2 महीने बाद जाके, लेकिन पैसे एडवांस में दे दिए थे, हमने पैसों को देखना या अवेलेबल फॉर यूज को, ठीक है जी, तो जवाब क्या बना बच्चों, बी, ठीक है। एंड ऑफ डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन आपने रोक देनी है चार्ज करना उस दिन जिस दिन एसेट आपके पास ही नहीं है, डिस्पोज का मतलब बेच दिया, या फिर प्यारे दोस्तों जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी कर चुके हैं, एसेट है जी उसकी कॉस्ट है 1,10,000 बच्चों, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है जी बोलो 10,000, तो टोटल कितना डेप्रिशिएट होना था उसने, तो हो गया ना बच्चों, अब तो डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज नहीं होगी। An entity constructed a building for its own use, यानी ये property plant equipment. The building completed on 1 July 8 and occupied on, भाई बन इस दिन गई, available for use है, लेकिन आपने कब रहना शुरू किया,
तो भाई आपका मसला है या एसेट का? आप तो जिस दिन अवेलेबल था उसी दिन रहते भाई, सही है ना। इसकी डेप्रिसिएशन 1 जुलाई से स्टार्ट होनी है। ऑन 1 जुलाई 15 एंटिटी डिसाइडेड टू शिफ्ट इनटू अ न्यू रेंटेड प्रेमिसेस, द एंटिटी शिफ्टेड इनटू अ न्यू रेंटेड प्रेमिसेस ऑन 1 अगस्त 15 एंड डिस्पोज ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। प्यारे दोस्तों, और एसेट को डिस्पोज कब किया? बोले अब प्यारे दोस्तों रहना, प्यारे दोस्तों कहता था एंटिटी शिफ्टेड, एंटिटी ने शिफ्ट किया न्यू रेंटेड प्रेमिसेस पे, और प्यारे दोस्तों इसको बेचना था ना, खुद कहीं और चले गए। तो प्यारे दोस्तों ये बिका किस दिन? बताएं किस दिन तक हमारे पास रहा? हमने ये तो नहीं कहना ना भाई हम साइड पे हो गए निकल गए, लेकिन अभी भी अभी भी हमारी ऑनरशिप है इस पे। तो ऐसी है जब तक बिक नहीं जाता, डिस्पोज नहीं हो जाता। डन और डन है। तो ये पढ़े अवेलेबल फॉर यूज क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो कब अवेलेबल फॉर यूज है? 1 जुलाई। और कब तक डेप्रिशिएट करना है? जब तक बिल्डिंग एसेट हमारा डिस्पोज नहीं हो गया। सही है बच्चों। कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 8 कहता व्हेन एसेट बिकेम अवेलेबल फॉर यूज। सीडेशन का मतलब रोक देना। 31 दिसंबर 15 व्हेन एसेट इज, ठीक है बच्चों, ठीक है, सही है बच्चों। चले ठीक है बच्चों, इधर तक ठीक है, काफी है, फिर हजम नहीं होना। डन है ना? डन है बच्चों। चले चलें बच्चों, इजाजत दीजिए फिर फिलहाल के लिए। कल नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।